फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, द्रवों के गुणधर्म, उसमें हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है स्टोक्स का नियम और टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेग, जिसे हम अंतिम वेग भी बोलते हैं। तो यूनिट नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द्रवों के गुण, और जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है स्टोक्स का नियम। टर्मिनल वेग, जिसे हम अंतिम वेग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टोक्स के नियम की। स्टोक्स ने एक नियम दिया, उसने कहा कि यदि कोई गोलाकार वस्तु जब किसी श्यान माध्यम में, अर्थात कोई विस्कस मीडियम है, उस विस्कस मीडियम में जब ये कोई गोलाकार वस्तु गिरती है तो उस पर एक बल जो है वह कार्यरत होता है गति के विपरीत, और उस बल के लिए उसने कहा कि यह बल जो है वह वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है, गोलाकार वस्तु की त्रिज्या पर, रेडियस पर डिपेंड करता है। जो श्यान माध्यम है यहाँ पर, उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा पर निर्भर करता है, अर्थात श्यान माध्यम का जो श्यानता गुणांक है उस पर निर्भर करता है, और वस्तु के वेग पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इसके आधार पर स्टोक्स ने अपना नियम जो है वो ज्ञात किया, और उस नियम को यहाँ पर हम जो हमारा डायमेंशन एनालिसिस मेथड है, विमी विश्लेषण विधि है, उसके आधार पर व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि जो डायमेंशन एनालिसिस मेथड है उसके अनुसार यदि वस्तु पर कार्यरत, गोलाकार वस्तु पर कार्यरत जो कि श्यान माध्यम में गति कर रही है, विस्कस मीडियम में मूव कर रही है, उस पर, उस वस्तु पर जो श्यान बल कार्यरत है वह वस्तु की त्रिज्या, वस्तु के वेग और माध्यम के श्यानता गुणांक पर निर्भर करती है। तो हमें उसके लिए सूत्र उत्पन्न करना है। तो हम यह मान लें, माना कि F जो है वह R की पावर x के समानुपाती है, फिर F ईटा की पावर y के समानुपाती है, और फिर F जो है वह v की पावर z के समानुपाती है। तो तीनों को क्लब करते हैं हम, तो लिख पाएंगे F प्रोपोर्शनल टू R की पावर x, ईटा की पावर y, v की पावर z। देन इसको ऊपर लिखें F बराबर एक कांस्टेंट k, R की पावर x, ईटा की पावर y, v की पावर z। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक नियम हो जाता है, लेकिन इसमें x, y, z के मान हमें ज्ञात नहीं है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं विमी विश्लेषण विधि से। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म, एक ही राशि है, बल, फोर्स, विमी सूत्र M1 L1 T-2। राइट हैंड साइड आप ले लें, तो राइट हैंड साइड में जो टर्म है, एक है k, r की पावर x, थीटा की पावर y, v की पावर z। ये जो k है ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, विमाहीन नियतांक होता है, इसकी कोई विमा नहीं है। r त्रिज्या, L1 पावर x, थीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर्मूला उसका M1 L-1 T-1 पावर y, v वेग, L1 T-1 और पावर z। ठीक है, अब इसको आप क्लब कर सकते हैं। M एक ही जगह आ रहा है, My L x माइनस y प्लस z, इसी प्रकार से T माइनस y माइनस z। तो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ रहा है। अगर ये सूत्र विमी दृष्टि से सही है तो विमी समानता का सिद्धांत हम लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन लगाएंगे, और उसके अनुसार इन दोनों पक्षों के विमी सूत्र एक जैसे होने चाहिए। ऐसी स्थिति में हम डायमेंशन कंपेयर कर लें, तुलना कर लेंगे कि
द्रव्यमान की विमान की तुलना करते हैं तो इस साइड में 1 है, उधर y है, तो y बराबर 1। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, बायां और दायां पक्ष दोनों के विभिन्न सूत्रों की तुलना करें। तो द्रव्यमान की विमान की तुलना की है, y बराबर 1। लंबाई की विमान की तुलना करें, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस वाई माइनस जेड बराबर -2। तो इस प्रकार से ये मान हमारे पास रहते हैं। y का मान आ गया है, y का मान इस समीकरण में रखा जाए तो ये हो जाएगा -1 माइनस जेड इक्वल टू -2। ये हो जाएगा 1 प्लस जेड इक्वल टू 2 और फिर आ जाएगा ये देखिए आप माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू -2, बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से इसमें आ जाएगा y की वैल्यू -1 रख दी अपन ने, तो ये हो जाएगा माइनस जेड इक्वल टू -2 प्लस 1 दैट इज -1 एंड सो जेड बिकम्स 1। तो x y की वैल्यू आ गई है और z की वैल्यू आ गई है, इस समीकरण में रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा x -1 ये फिर +1, ठीक है, इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा ये -1 से 1 कर x बराबर 1। इस प्रकार से x का मान भी आ गया 1, y का मान भी यहाँ पे प्राप्त हो गया है और z का मान भी प्राप्त हो गया है। तो x, y और z तीनों मान हमें प्राप्त हो गए हैं। ये तीनों मान इस सूत्र में रख दिए जाए तो हमारे पास यह सूत्र रहेगा f बराबर x, y, z के मान इस सूत्र में रखने पर इस सूत्र में नंबर 1 कह दीजिए, तो हम लिखेंगे x, y व z के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आएगा f बराबर k r की पावर 1 ईटा y, y की वैल्यू भी आ रही है आपकी 1 और z की वैल्यू भी 1। तो ये इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा f बराबर k r ईटा v। ये सूत्र हमारे पास होगा, ठीक है। और प्रयोगों से k का मान प्राप्त हुआ है और वह है 6 पाई, हम कहेंगे f इक्वल टू 6 पाई ईटा r v। तो ये सूत्र जो है वह वस्तु पर कार्यरत शान बल के लिए रहेगा। तो जो गोलाकार वस्तु शान माध्यम में नीचे की ओर गिर रहेगी उस पर शान बल इस सूत्र से दिया जाएगा। इस प्रकार से शान बल डिस्कस फोर्स अपन ने वस्तु पर निकाले। अब हम बात कर रहे हैं कि यह जो वस्तु है ये जब नीचे गिरेगी तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको अपन अच्छी तरह से समझ लें पहले, फिर टर्मिनल वेलोसिटी के लिए उससे सूत्र निकालेंगे। ये वस्तु है, गोलाकार वस्तु है, त्रिज्या r, शान माध्यम में गति कर रही है, विस्कस मीडियम में मूव कर रही है। उस विस्कस मीडियम की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, शान का गुणांक है, वह ईटा है। वस्तु का वेग माना कि v, ठीक है। अब सबसे पहले इस पर जो बल कार्यरत है वो अपन देखें। एक बल इधर कार्यरत है जो वस्तु का स्वयं का भार होगा, जिसको हम mg लिख सकते हैं, और m वस्तु का द्रव्यमान है क्योंकि गोलाकार वस्तु है, त्रिज्या उसकी स्मॉल r, ये जाएगा 4/3 पाई r3। ये तो जाएगा वस्तु का आयतन। और फिर हमें चाहिए वस्तु के पदार्थ का घनत्व, हम ये कह दें कि इसका घनत्व रो है, तो ये जाएगा रो इंटू एच। इस प्रकार से ये बल वस्तु पर, जो वस्तु का अपना भार है, वह नीचे की ओर कार्यरत होगा क्योंकि वस्तु शान माध्यम में गति कर रही है। उस पर एक उत्प्लावन बल जो हमारा बायोंट फोर्स है वो वर्क करेगा ऊपर की ओर। इसको तो मैंने F1 लिख देना है। इधर जो बल है उसको मैं लिख देता हूँ F2। ये उत्प्लावन बल है, वस्तु जो कि शान माध्यम में गति कर रही है, तो यह अपने आयतन के बराबर, अपने आयतन के बराबर जो है द्रव विस्थापित करेगी। तो जो विस्थापित द्रव होगा उस वह अपने भार के बराबर जो है इस पर बल लगाएगा ऊपर की ओर। ये हम उत्प्लावन के गुण है उससे जानते हैं। तो F2 की वैल्यू होगी वस्तु के द्वारा विस्थापित किया गया द्रव 4/3 पाई r3
जितना वस्तु का आयतन है, इनटू द्रव का घनत्व, जो विस्कस माध्यम है यहाँ पर माना कि उसका घनत्व सिग्मा है, ठीक है। रो वस्तु के पदार्थ का घनत्व है, डेंसिटी है, जबकि सिग्मा उस क्षार माध्यम की डेंसिटी है। तो ये हो जाएगा आयतन इनटू ये द्रव्यमान आ जाएगा जो विस्थापित होगा, और फिर ये द्रव का भार आ जाएगा, उस द्रव का भार आ जाएगा जो वस्तु विस्थापित कर रही है। इसके कारण ऊपर की ओर बल इतना लगेगा। सामान्यतया रो का मान सिग्मा से अधिक होता है, अतः यह बल अधिक होगा, यह बल कम होगा, इसलिए वस्तु नीचे की ओर बढ़ते हुए वेग से गति करेगी, नीचे की ओर बढ़ते हुए वेग से गति करेगी। जैसे ही वस्तु गति करना प्रारंभ करती है नीचे की ओर, उसका वेग बढ़ता है, वैसे ही इस पर एक बल जो क्षार बल है वह कार्यरत होता है ऊपर वस्तु की गति के विपरीत दिशा में, वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। इस प्रकार से हमारे पास ये तीन बल हो गए हैं। वस्तु के भार के कारण बल नीचे की ओर, वस्तु पर जो उत्प्लावन का जो सिद्धांत है उसके कारण उत्प्लावक बल ऊपर की ओर, और साथ में श्यान बल जो है इस पर ऊपर की ओर कार्यरत होगा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से ये तीन बल कार्यरत होंगे। ये दोनों बल नियत है, पहले ये बल अधिक है, ये बल कम है, तो वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है। जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर गति करेगी तो वेग वस्तु का बढ़ रहा है, वस्तु का वेग बढ़ेगा तो ये शान बल का मान भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु है F1 F2, पहले ये दो बल ही थे, फिर जैसे वस्तु ने वेग प्राप्त किया तो एक बल इधर, ये दोनों बल नियत है। जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा ये बल बढ़ता जाएगा। पहले ये बल अधिक है ये दोनों बलों की तुलना में, तो वस्तु का वेग बढ़ता रहेगा नीचे की ओर। लेकिन जैसे ही जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा ये बल जो है, जो कि हमारा स्टोक्स के नियम के अनुसार शान बल था, वह बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर ये दोनों बल मिलकर के इस बल को बैलेंस कर देंगे। जब ये स्थिति आएगी तो हम लिखेंगे साम्यावस्था की स्थिति में। साम्यावस्था की स्थिति। अब आप देख सकते हैं साम्य स्थिति में क्या हुआ है। इन बलों के परिमाण हमारे पास है, हमने मान यहां लिख दी है। अब ये देखिए, मैं पुनः रिपीट करूं, शुरुआत में F1 का मान ज्यादा है, F2 का मान कम है, अतः वस्तु नीचे की ओर बढ़ते हुए वेग से गति करेगी। जैसे जैसे वस्तु का वेग बढ़ेगा वैसे वैसे श्यान बल का वेग भी बढ़ेगा। ये दोनों बल तो नियत है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर ये दोनों बल मिल करके इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उस पर स्थिति पर क्या होगा, F1 बराबर F2 प्लस है। जब ये स्थिति आ जाएगी तब वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, अतः अब इस पर कोई भी त्वरण नहीं होगा, अतः वस्तु का वेग नियत हो जाएगा। तो अब वस्तु गति तो करेगी नीचे की ओर, लेकिन नियत वेग से गति करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी आगे, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वह टर्मिनल वेलोसिटी या अंतिम वेग कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी गोलाकार वस्तु जब किसी श्यान माध्यम में गति करती है नीचे की ओर, तो शुरुआत में तो उसका वेग बढ़ता है और एक स्थिति के बाद उसका वेग कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात आगे का जो वेग है, आगे का जो उसकी गति है वह नियत वेग से वह तय करती है। उस नियत वेग को हम अंतिम वेग कहते हैं, और इस अंतिम वेग का सूत्र अपने को निकालना है। तो अंतिम वेग के सूत्र के लिए अब हम कहते हैं कि जिस समय F प्लस F2 मिला करके F1 के बराबर हो, उस समय वस्तु का वेग होगा, वही अंतिम वेग होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। अब F1 का मान अपने पास पहले से ही है 4/3 पाई r क्यूब रो इंटू जी। F2 का मान भी हमारे पास है 4/3 पाई r क्यूब सिग्मा इंटू जी, और जो 6 पाई ईटा आर वी था हमारा इसका विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, वो हो जाएगा 6 पाई ईटा आर, तो वी की जगह मैं लिख देता हूं वीटी, ठीक है। अब यहां से हम बात कर सकते हैं 6 पाई ईटा आर वीटी बराबर हो जाएगा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन है, रो माइनस सिग्मा और फिर ये इंटू जी, ठीक है। देन यहां से हम वीटी के लिए एक्सप्रेशन निकालें, ये हो जाएगा 2/9, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
ये हो जाएगा आर, ठीक है, सॉरी ईटा, और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, आर क्यूब है, ये आर स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा और फिर इंटू जी। इस प्रकार से टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमारा सूत्र ये रहेगा Vt बराबर 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन ईटा। यह अंतिम वेग का सूत्र होगा। और यहां से हम कहेंगे कि अंतिम वेग का सूत्र जो है वह वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, वह वस्तु जिस माध्यम में गति कर रही है उस माध्यम के श्यानता गुणांक के समानुपाती है। तो इस प्रकार से ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहां से हम एक निष्कर्ष पर ये पहुंच सकते हैं कि यदि वस्तु का आकार अधिक हो, वस्तु बड़ी हो साइज में, तो उसका अंतिम वेग भी अधिक होगा, टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। और एक महत्वपूर्ण बात हम ये देख सकते हैं जो हमने ऑब्जर्व भी की है कि यदि पानी में हवा के बुलबुले हों, ये पानी और यहाँ पर अगर हवा के बुलबुले हों, तो आपने देखा होगा कि ये हवा के बुलबुले जो हैं वह ऊपर की ओर गति करते हैं। ये हवा के बुलबुले ऊपर की ओर गति करते हैं। ऐसा क्यों है? बाकी सब वस्तुएं नीचे की ओर गति कर रही है, हवा का बुलबुला ऊपर की ओर गति। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इसका घनत्व हमने रो लिया था और इसका घनत्व सिग्मा लिया था। हवा का घनत्व पानी के घनत्व की कम तुलना में कम है। ऐसी स्थिति में ये जो फैक्टर है हमारा रो माइनस सिग्मा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। ये जब ऋणात्मक होगा तो अंतिम वेग ऋणात्मक होगा। इसका मतलब अंतिम वेग ऋणात्मक है, इसका मतलब वस्तु नीचे की ओर ना गति करके ऊपर की ओर गति करेगी। इसलिए हवा का जो बुलबुला है वह जब पानी में हो तो वो पानी में ऊपर की ओर गति करता है। इस प्रकार से आज हमने स्टोक्स का नियम और अंतिम वेग से संबंधित जो टॉपिक है हमारा वो हमने पढ़ा। थैंक यू, धन्यवाद।